हाँ, आप लोगों के नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन में जो जो मिस्टेक आपने करी है उसको मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आप लोग नेशनल इनकम का अपना पेपर खोल के रखना, शोर बिल्कुल भी मत करना, चुपचाप बस पेपर खोल के रख देना। मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ सुनते जाना, जो जो मिस्टेक है। एक मिस्टेक जो अजीज ने हर क्वेश्चन में और बाकी के बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चन में करी है, जो तुम्हें गलती से भी एग्जाम में नहीं करनी है, वो सुन लेना। नेशनल इनकम का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। 6 नंबर तुम्हें सिर्फ 2500 निकालने के नहीं मिलते कि तुमने टोटल करके 2500 लिख दिया। 6 नंबर मिलते हैं प्रेजेंटेशन के। आप लोगों को लिखना है ऐसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। तो आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने ऐसे लिखा हो 2500 प्लस 100 प्लस 150 आंसर। कभी भी एक भी क्वेश्चन में इतनी शीट अपन लोगों ने सॉल्व करी। कैसे करना है? अगर मैं इनकम मेथड पढ़ा रहा हूं, आप इनकम मेथड क्वेश्चन कर रहे हो, तो बाकायदा पहले तो इनकम मेथड लिखना है। डैश पहला क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ, इसमें वेजेस है इन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। यहां लिखो बराबर, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है। आउटर कॉलम में यहां 300। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और तीसरे नंबर पे MI। अब ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का टोटल करके यहां, ये प्रेजेंटेशन आपको पूरा फॉलो करना है। अजीज ये कितनी देर लगी मुझे इसको लिखने में? वो भी नहीं लगा शायद। ये तुम्हारे सामने लिख दिया, ये हो गया फॉर्मेट। अब ऐसे ही मेरे को एक्सपेंडिचर मेथड लिखना हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये भी नहीं लिखना, पूरा लिखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर फॉर्मूले से निकला है तो यहीं पे लिख दो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन। और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे रखा है तो यहां लिख दो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल प्लस डेप्रीसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये पूरा ऐड करके यहां, ये तो हमेशा गिवन होता है और ये भी हमेशा गिवन होता है। 1 2 3 और लास्ट में नेट 4। इससे पहुंचे जीडीपी एमपी पे और इससे पहुंचे एनडीपी एफसी पे। फिर सॉल्व कर लो जो भी करना है। ये हो गया पूरा। ये पूरा ऐसा कि ऐसा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। एक एक बच्चे को इसका फॉर्मेट अब तो याद होगा, इतनी बार पढ़ा है, इतने क्वेश्चन करे हैं, टेस्ट दिया है, सब कुछ करा है। सिर्फ लिखने की आलस की वजह से नंबर गवा दोगे तो मतलब इट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल कि सिर्फ लिखने की आलस की वजह से नंबर गवा दिए। कहाँ तो 30 में से 25 या 22 आ सकते थे और कहाँ 9-10 नंबर पे अटक गए। कुछ भी नहीं है ये। क्या करा तुमने? 100 प्लस 400, क्या ये क्या है? 100 क्या है 400? क्योंकि नेशनल इनकम के क्वेश्चन में वो चीजें भी होती है जो नहीं लेनी होती। तो अगर आप सिर्फ लेने वाली चीजों की फिगर लिख दोगे तो उसे ये कैसे पता चलेगा तुमने कौन सी चीज ली है और कौन सी चीज को इग्नोर किया है। एक तो ये गलती जो तुम लोग नहीं करोगे, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। अब पेपर के ऊपर आते हैं। जो प्लस माइनस की मिस्टेक हो या जो लेना हो लेकिन तुमने नहीं लिया या नहीं लेना था तुमने ले लिया, वो तो मैं सॉल्यूशन डालूंगा, उसमें तुम लोग चेक कर लेना, है ना। प्लस माइनस की गलती वो तो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन वाइज अगर हम चले, कंसेप्चुअल एरर के ऊपर आज काम करना है। इनकम डिटर्मिनेशन का भी डाउट मैं इसी वीडियो में भी लूंगा। इनकम डिटर्मिनेशन में तो बहुत गलतियां करी है तुमने। नेशनल इनकम में पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ एनआईटी निकालना था, सबका सही है ऑलमोस्ट। दूसरे क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालनी थी। मैंने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा था, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। क्या दे रखा था? इंटरमीडिएट। और नीचे दे रखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप भली भांति जानते हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर मैंने तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, मतलब तुम्हारी एक स्टेप मैंने सॉल्व करके, अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट जाएगा तो वैल्यू एडेड। मैंने आपको तीनों का दे रखा था तो आपको ऐसे लिखना था, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का, और आउटर कॉलम में यहां फिर यहां लिखना था लेस इंटरमीडिएट। मैंने जानबूझ के इंटरमीडिएट कंजम्पशन पहले दे रखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाद में दे रखा था।
ठीक है, तो ये तुमसे एक सिली मिस्टेक हुई है कुछ बच्चों से जिन्होंने इंटरमीडिएट में से वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना है? अब फिर इंटरमीडिएट यहां ले लो, प्राइवेट सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और तीनों का टोटल यहां लिखो और ये आउटर कॉलम में। अब सपोज करो ये 2600 आ रहा है, मान लो, मुझे नहीं पता, और ये 1600 आ रहा है, तो माइनस करो तो आंसर कितना आया? ये आ गया वैल्यू, और इस मेथड से हम पहुंचते हैं जीडीपी। उसके बाद जो निकालना था आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट बच्चों का सही है, सेकंड वाला। इसमें मैंने जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रखी थी इनकम मेथड की, जैसे मैंने रेंट दे रखा था, रॉयल्टी दे रखा था, जो किसी काम का, सिर्फ इसे किससे निकालना था? वैल्यू। अगर कुछ बच्चों ने दोनों से भी निकाला हो तो नंबर नहीं काटे और दोनों से आंसर भी सेम आ रहा होगा आपका, एज यूजुअल सेम ही आता है। कितना आ रहा है दोनों से आंसर? 26, दोनों से यही आ रहा है। जिसने दोनों से भी निकाला होगा 4 नंबर पूरे दिए हैं, अगर प्रेजेंटेशन में कोई खराबी नहीं होगी तो। इसे हटाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑलमोस्ट बच्चों का सही है और ये शीट का ही क्वेश्चन है और बहुत बार करा है। हमें NNP एट MP निकालना था इनकम मेथड से, और इनकम मेथड के क्या क्या आता है आपको याद है? एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है आपको याद है? इसका आंसर आ रहा है फाइनल 1030। दोनों मेथड से यही आ रहा है और ऑलमोस्ट बच्चों का सही भी है। जिसके सही है उसको 6 नंबर पूरे दिए होंगे। हैंड रेस करो एक बार। वेरी गुड, काफियों का सही है, 6 नंबर आपको पूरे मिले होंगे। किसको 5 या 4 मिले हैं? 4 या 5? वही आधा नंबर तो किसी ना किसी प्रेजेंटेशन का या किसी चीज का कटा होगा। हाँ देखो, बात, अच्छा एक बात और बता दूं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार मैं यहाँ पे ये पूरा तुम्हें लिखने को बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा लिखो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तुमने जरा सी भी इस बात में लापरवाही करी और बात को नहीं माना और तुमने एग्जाम में वही किया जो तुम्हें चाहिए, या तुम्हें लगा कि हम तो जल्दी आंसर निकाल के आ गए, तो पहली बात तो इकोनॉमिक्स के पेपर में टाइम की कोई बाउंडेशन होती ही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, पेपर छूटने का डर अकाउंट्स में होता है, इको में कभी नहीं होता। तो इको में इतना घबराने की बात ही नहीं है कि पेपर छूटेगा। जब टीचर इतना श्योरली बोल रहा है कि नहीं छूटेगा तो फिर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो। मैं बोल रहा हूं यहां पे बैठा एक बच्चा बिफोर टाइम पेपर करेगा इको का, ये मेरा 8 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है। बिफोर टाइम होगा, बिफोर टाइम, ठीक है, डॉट 10-10, 15-15, 20-20 मिनट पहले बच्चे पेपर कर लेते इको का, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। हाँ, कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया जिसमें आप सोचे जा रहे हो, वो अलग बात है। बाकी लिखा अगर आपने आता है, पूरा पेपर देख लिया आपने, तो कोई उसे लिखने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तुम यही देख लो ना, 6 तो नेशनल इनकम का आना है, 6 इनकम डिटर्मिनेशन का, तो 12 नंबर का न्यूमेरिकल तो विद इन 5 मिनट सॉल्व हो जाएगा। 40 नंबर के पेपर में से 12 नंबर तो यही आ गए। अब 28 नंबर का पेपर करने के लिए 1.5 घंटा पूरा पड़ा है। टाइम कहाँ लगेगा? इंडियन इको में, क्योंकि वहां पे थोड़ा सोच सोच के लिखेंगे, पॉइंट हमें याद होंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लैंग्वेज फ्रेम करनी पड़ेगी। मैक्रो में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम। नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन दोनों मिला के 22 नंबर के हैं, 22। तो ये 22 नंबर तो हम लोगों को विद इन 20 to 30 मिनट्स आ गए। अब पूरा 1 घंटा है तुम्हारे पास 18 नंबर का इंडियन इको करने के लिए। 18 नंबर का इंडियन इको करने के लिए पूरा 1 घंटा है। आधे घंटे से भी कम समय में इनकम डिटर्मिनेशन और नेशनल इनकम का क्वेश्चन तुम कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं। और ये जो टेस्ट में दे रहा हूं, बस इसी के इर्द गिर्द पेपर आएगा। ये मेरे 2 पेपर को एक बार और सॉल्व कर देना, हो गया पूरा। इसके बाहर से तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्यों जबरदस्ती नंबर कटवा रहे हो? प्रेजेंटेशन ढंग से रखना, पेपर छूटने का डर ही नहीं है तो फिर शॉर्टकट क्यों अपनाना? बराबर लिखो पूरा, ठीक है। ये श्रुति ने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पूरा लिखा है। काफी सारी बच्चों ने PFCE लिख दिया है, मैंने नंबर नहीं काटा है उसका, लेकिन आपको नहीं लिखना चाहिए। आप पूरा लिखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, शॉर्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज करता था? शीट में अपन 50-50 क्वेश्चन कर रहे थे,
अब 50 बार में प्राइवेट फाइनल पूरा तो ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा, तुम्हें याद है उसका मतलब। थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों का सही है। फोर्थ क्वेश्चन था बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें नंबर कटे हैं। इसमें मैंने आपको दे रखा था एस्टिमेट द फॉलोइंग नेशनल इनकम, अरे एस्टिमेट द फॉलोइंग, आपको ये सब निकालना है। क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 3 चीजें पूछी थी, एक तो जीडीपी एट एमपी, यहां तक तुम्हें लगा ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैंने पूछा था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड मतलब एनडीपी होता है, वैल्यू एडेड को डीपी बोल सकते हो आप, तो इसका मतलब मैंने पूछा था एनडीपी एट, क्योंकि अगर यहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड होता तो तुम जीडीपी निकालते, नेट वैल्यू एडेड है तो तुम एनडीपी, मतलब वैल्यू एडेड का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तुम्हें याद है। इसका तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा था, इसमें मैंने कहा था प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। योगेश इस लाइन का क्या मतलब निकालेगा तू? मैंने यहां लिख दिया मैंने इसीलिए तेरे से पूछा। इट का मतलब कौन, दोनों में से कौन? बता अग्रवाल क्या मतलब निकालेगी तू इसका? अच्छा ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई में आया 2017 में, सेम मैंने वहां से उठा के दिया है एज इट इज, फिगर विगर कुछ भी चेंज नहीं करी। मतलब ये मान लो तुम बोर्ड में बैठे होते तो तुम जहां अटके तुम वहां पे भी अटक जाते, है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है प्रूव दैट इट इज इक्वल, इट इज मतलब ये ऊपर वाली चीज की बात कर रहा है कि इट इज इक्वल टू द एनडीपी एट, मतलब आपको जो एनडीपी एट एफसी है ना वो इनकम के बराबर होती है। इसका मतलब इसे इनकम मेथड से भी सॉल्व करना था, और ये एनडीपी एट एफसी निकलेगा वैल्यू एडेड से, क्योंकि यहां वैल्यू एडेड की बात हो रही है। तो जो आंसर वैल्यू एडेड से आता वही किससे आना चाहिए था? इनकम मेथड से। वो तो वैसे भी आता है, तो हमें 2 बार सॉल्व करना था दोनों से, और दोनों से अगर सही आता तो 6 नंबर मिलते। मैं एक बार सॉल्यूशन बता देता हूं, पहले मैं पढ़ देता हूं मैंने क्या दिया था। मैंने इंक्रीज इन स्टॉक दिया था, मैंने सेल दिया था, एनआईटी दिया था, परचेज दिया था, परचेज ऑफ फ्यूल दिया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन दिया था, रेंट दिया था, वेजेस दिया था, इंटरेस्ट दिया था, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि मैंने वैल्यू एडेड की चीजें ऊपर एक साथ दे दी और इनकम मेथड की चीजें नीचे एक साथ दे दी। तो आप लोग अपने हिसाब से दोनों चीजें ले सकते हो। अब मैं पहले इसको वैल्यू एडेड से सॉल्व करूंगा, यहां देखते जाओ। सबसे पहले क्या लूंगा? सेल्स, सेल दे रखी है मैंने 10,000, इसमें ऐड करूंगा चेंज इन स्टॉक, वो भी मैंने दे रखा था 1000, दोनों को जोड़ोगे 11,000, 11,000 ये आ गया वैल्यू ऑफ। इसमें से लेस करोगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कच्चा माल। ऊपर से देखो पहले इंक्रीज इन स्टॉक ले लिया, सेल ले लिया, एनआईटी ले ली, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ पावर फ्यूल, ये दोनों रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है ये। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ फ्यूल एंड, सब मैंने आपको ये बता रखा है, सब कच्चा माल है मशीन को छोड़ के। फिक्स एसेट कच्चा माल नहीं है, बस वो पक्का है। बाकी कुछ भी तुम उल्टी छोटी मोटी चीजें खरीदते हो सब इंटरमीडिएट है, सब इंटरमीडिएट है और सब माइनस होंगी। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने दे रखा था 1650 और फ्यूल दे रखा था मैंने 850, 1600 800 और ये हो गए 2500। कितने हो गए? अब 11,000 में से 2500 गए, कितना बचा बता दो मुझे? 8,500। जागृत क्या लिखूं यहां पे मैं? क्या आया ये आया जीडीपी एट, क्योंकि वैल्यू एडेड से वहीं आते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सॉल्ट, आंचल 6 में से 2 आ गए, 6 में से या 3 आ गए, जो भी मैंने इसकी मार्किंग सेट करी है। अभी आप देखो फिर सेकेंड मुझे निकालना है एनडीपी एट, तो यहां लिख देता हूं मैं एनडीपी एट एफसी। यहां देखो ग्रॉस से नेट पे आना है, डेप माइनस, डोमेस्टिक सेम, मार्केट से फैक्टर पे आना है,
एनआईटी, डेप एनआईटी दोनों दे रखे थे मैंने, कितने थे क्वेश्चन में देखना, डेप तो था 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप बोलते हैं, याद है ना सबको, कंजम्पशन ऑफ डेप बोलते हैं इसको, तो 500 था और ऊपर तीसरे नंबर पे एनआईटी 800 था, तो ये 500 और ये 800, अब ये 8000 में से 800 गए, 7000 आंचल। अगर आपको इस लाइन का मतलब समझ में नहीं भी आया तो स्टेप मार्किंग में 6 में से 4 तो मिल गए आपको। उसकी मार्किंग 3 होगी। हाँ रुको 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 रुको, अरे बात, अगर आपको यार इसका सॉल्यूशन किसकी कॉपी में बनाया मैंने, अब्दुल की कॉपी में बनाया, दे तो भाई, सब चीज मार्किंग के हिसाब से, इसीलिए एक कॉपी में कोई सी भी मैं सॉल्यूशन पहले बना देता हूं। अगर इसकी कॉपी में सॉल्यूशन बना हुआ है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं इसकी इंटरनल मार्किंग बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी इंटरनल मार्किंग सुनो, देखो, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला लगाने का आधा नंबर था और सेल प्लस चेंज इन स्टॉक सॉल्व करने का 11000 का आधा नंबर था, तो आधा और आधा 1। फिर वैल्यू एडेड 11000 में से ये 2500 माइनस करने का आधा नंबर था, तो ये 8500। फिर ये 8500 में से आपने ये दोनों माइनस करे, इसका आधा आधा नंबर था, और फिर फाइनल आंसर 7200 उसका आधा नंबर था, तो ये टोटल हो रहा है हाफ 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 डेढ़, हाफ 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 डेढ़ और डेढ़ 3, बिल्कुल इसका 3 ही हो रहा है, इसीलिए 3 दिया है, ये तुम्हारे सामने पूरा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ था प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द, मैं बाहर भेज दूंगा, सुन लो भाई, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड, मतलब ये जो है ये इनकम जनरेशन के बराबर होता है, तो इनकम मेथड से भी सॉल्व करना था, तो इसका 3 ही नंबर था, आपको 3 मिला होगा। अब और कुछ हो तो ये इसकी कॉपी बनाया, मैं अभी इसके फोटो लेकर एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, इनकम डिटर्मिनेशन की भी और नेशनल इनकम की भी, आप लोग आराम से देख लेना। देखो आपको मेन सुनो, गलती क्या करी, अब ये हो गया, अब इसको इनकम मेथड से सॉल्व करना था। इनकम मेथड की सारी चीजें मैंने दे रखी थी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के बाद की आइटम देखो, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ऐसे ही समझ में आना चाहिए सब कौन सी आइटम होती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कंपनसेशन, बार बार फॉर्मेट लिखा करो ताकि कभी भूलोगे ही नहीं। अब इसमें आता वेज एंड सैलरी वगैरह, ढूंढो, इसमें ना तो वेज एंड सैलरी वगैरह नहीं है, कुछ भी है क्या है, वेजेस एंड सैलरी 3500, तो यहां ले लो वेजेस एंड 3500। दूसरे नंबर पे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ढूंढो। रेंट तो मिल गया मुझे 700, उसके बाद इंटरेस्ट मिल गया मुझे 1000, तो रेंट ले लो 700, इंटरेस्ट ले लो 1000, और रेंट और इंटरेस्ट के बाद डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब प्रॉफिट का पार्ट है। यहाँ 4 चीज आती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रॉयल्टी तो है नहीं, फिर आता है प्रॉफिट, और बहुत बार बताया है प्रॉफिट 3 चीजों से मिलके बनता है, एक तो डिविडेंड, एक कॉर्पोरेट टैक्स और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने तीनों दे रखे थे। डिविडेंड कितना था 1500, कॉर्पोरेट टैक्स कितना था 300, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टोटल करोगे तो 2000। और इनकम मेथड में कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआईएसी था नहीं। अब दोनों को जोड़ लो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये ऑपरेटिंग सरप्लस इन 3 चीजों से मिलकर बनाया है, और ये जोड़ लो, अब 2000, 3000, 3700 और 3500, 7000। और अब जल्दी से बताओ इनकम मेथड से कहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचे, और ये भी क्या था, दोनों क्या है, ठीक है, ये क्लियर। तो अब आपके जिसके 30, इसमें किसी के 6 नंबर मिले, मुझे नहीं लगता मिले होंगे, तेरी में क्वेश्चन नंबर
4 है ना ये? हाँ बेटा तेरे को मिले 6 नंबर, वेरी गुड। श्रुति दोनों से 7,200 आ रहा था, लेकिन है ना ये प्रेजेंटेशन बहुत गंदा करा है तूने। तू यहाँ पे से ये ऐड करना भूल गई थी तो एरो बढ़ा के ऊपर, फिर ये तो मेरी नज़र चली गई ऊपर तो मैंने कर दिया चेक। किसने दिखा मुझे? हुसैन या कुसई? हुसैन, ला दिखा। तो 5 दिए ना, 6 कर देना उसे। लो एक इस क्वेश्चन में गलतियां हुई है, एक और क्वेश्चन है 5, इसके बाद 5 है, फिर 6 है लास्ट। 6 भी सबका सही है। 6 में देखो किसके 6 नंबर है पूरे, बहुत सारों के होंगे। अब पांचवें क्वेश्चन में सुनो, पांचवा क्वेश्चन ऐसा था, सुन लो यार। पांचवा क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर आपसे गलतियां हो सकती थी, क्योंकि ये एक बहुत नया क्वेश्चन था, इस पैटर्न का क्वेश्चन शीट में भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें मैंने आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन भी डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इसी एक क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मुझे टेस्ट में डायरेक्ट डालनी होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बिल्कुल टेस्ट ऐसा लल्लू नहीं देता कि बिल्कुल तुम लोग सारा करके आ जाओ। ठीक है, 25-27 नंबर आए, 30 पूरे ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यही तो बात है। हाँ भाई बहुत गर्मी लग रही है, मत बोलो बार बार यार प्लीज। देखो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊं और वीडियो वहाँ से बनाऊं और दीवार पे लिखूं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कौन से मेथड से निकालना है? इनकम और आपको सबसे पहले दे रखी थी ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पे ये ऐसे ही बता रहा हूं, जो बताता जा रहा हूं लिखते, मतलब टिक कर देना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये श्रुति छेतीजा बताएगी। ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में क्यों नहीं आती? तू बता प्रेरणा, क्यों नहीं आती? हाँ यहां से कोई बताएगा? अयाज बता। वेरी गुड, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट होती है। क्या होती है? आपको दी जाती है वो सिर्फ इसलिए आप रिटायर हो गए तो आपको बुढ़ापे में मिल रही है। कहा था मैंने राजस्थान गवर्नमेंट देती है, जो 60 साल या 50 साल से ऊपर के होते हैं उनको सबको देती है राजस्थान गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन। यह नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्शन अफेक्ट आपको फ्री में मिल रही है ये। इसके बाद आपको दे रखा है डायरेक्ट परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड बाय गवर्नमेंट। ये आएगा जीएफसी में, लिखते जाओ। किस में आएगा? क्योंकि ये परचेज किसने करी है? गवर्नमेंट ने। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, वैसे मैं सॉल्यूशन दूंगा उसमें से भी देख लेना, कुछ भी मत लिखो तुम। तो जीएफसी के अंदर आएगा, यहाँ दे रखा है डायरेक्ट परचेज। हमने गवर्नमेंट ने कोई चीज बाहर से खरीदी होगी तो ये आएगा, सुन लो प्लीज। उसके बाद दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, क्रॉस लगा दो। फिर दे रखा है नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। अब ये तो गवर्नमेंट ने फॉरेन से खरीदा था, फॉरेन से, और ये खरीदा है डोमेस्टिक मार्केट से, कहीं से भी खरीदा, ये जीएफसी का पार्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट परचेज दे रखा था 1800 और नेट परचेज इन डोमेस्टिक मार्केट दे रखा था 1200। उसके बाद दे रखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा पीएफसी। एक और सेकेंड नंबर पे जीएफसी निकाल रहा हूं बस मैं। फिर एमआईएसी ये डायरेक्ट आ जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कुसई क्या होती है ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ क्या होती है प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम? इनकम मेथड में आती है। प्रॉपर्टी से आता है रेंट और रॉयल्टी। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। तो एक तरीके से अगर मैंने तुम्हें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर दे दिया तो इसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधा ये ले लेना था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड। इसका मतलब आप ये कह रहे हो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। हाँ
ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर क्या है? अगर आपने मेरे नोट्स को बारीकी से पढ़ा है तो जहां इनकम मेथड का चार्ट बना रखा है ना मैंने, वहां ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑब्लिक करके ये लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। क्या है ये? रिटायरमेंट पेंशन ये आएगी। थ्योरी पढ़ाते वक्त बोला था ओल्ड एज पेंशन नहीं आती क्योंकि वो तो फोकट में मिलती है, आपके दादी दादा सबको मिल रही है वो, क्योंकि वो बुजुर्ग है। रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? अभी मैं मेरी काम से रिटायर हो गया तो मुझे मिल रही है, तो वो मेरी सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने काम किया था इसलिए मुझे मिल रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन आएगी कंपनसेशन ऑफ, मैं मेन बातें बता रहा हूं जो तुमने गलती करी होगी, है ना, बाकी जो सही है वो तो सही है। रिटायरमेंट पेंशन किस में आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। इसके बाद वेजेस एंड सैलरी तुमने सही करा है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हें पता है कहां आता है? कहां आता है नेट डोमेस्टिक? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, तो क्या आ जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक। नेट एक्सपोर्ट आपको पता है, एनआईटी आपको पता है। और लो, मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट ही दे रखा था, तो अब नेट डोमेस्टिक का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक डायरेक्ट, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से हमेशा डेप्रीसिएशन आ जाता है। तो वो डेप्रीसिएशन आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने दे रखा था 6000 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने दे रखा था 3000, तो दोनों की मदद से 3000 रुपए क्या आ गया? डेप्रीसिएशन। खत्म। ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रॉस फाइनल जीएफसी में ये आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में रिटायरमेंट पेंशन आएगी, और दोनों के डिफरेंस से डेप, ये तो तुम्हें पता ही था, दोनों के डिफरेंस से डेप आता है। ठीक है, ये खत्म हुआ तुम्हारा एनआई का डाउट सेशन। फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड वाला, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया है, शायद ये रह गया मेरे से, इधर ही आएगा ये। हाँ, जीएफ गवर्नमेंट का खर्चा है ये, गवर्नमेंट ने, हाँ ये रह गया, ऐड होगा इसी में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है ये, एम्प्लॉय को पेमेंट करिए किसने? गवर्नमेंट किसी को भी पेमेंट करेगा वो गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, तो यहाँ 3000 आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 3 और 3 6000। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब दिल्ली की कॉपी में मैंने ये बना रखा है, सॉल्यूशन में अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बारह 12,000 दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर आएगा 12,000। अच्छा मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में अगर आपने एक्सपेंडिचर में भी गलती करी होगी तो इनकम से तो आ गया होगा, किसी का आया क्या इनकम से 12,000? 13.5 आया। हाँ 11.5 क्यों आया? क्योंकि तुमने रिटायरमेंट पेंशन नहीं ली। रिटायरमेंट पेंशन कितनी दे रखी थी? 500। 11.5 कितने बच्चों का आया? वो भी 2 का ही आया। कितने बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था? बेटा 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 1 मिनट, हो गया? ठीक है, चलो अब बाकी की कोई चीज हो तो आप लोग एक बार सॉल्यूशन देख लेना और मेरे से पर्सनल चैट पे पूछ लेना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा।